चला घोष घुमवू जय जय मराठी जय जय मराठी जय जय मराठी जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र जय 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 मराठी जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र जय 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 मराठी जय जय मराठी जय जय मराठी जय जय मराठी जय जय मराठी. तुकोबाची अमृताची वाणी वाळवंट जपते भक्तीची कहाणी. ज्येष्ठ कवी गीतकार आदरणीय गुलजारजी यांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे. अरुण शेवते साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर माधवी वैद्य, संमेलनाचे समन्वयक सचिन हेटकर हे मान्यवर त्यांना व्यासपीठावर घेऊन येत आहेत. आदरणीय अमरीश मिश्र यांचंही या ठिकाणी आगमन होत आहेत. ज्येष्ठ कवी गीतकार गुलजारजी यांचं व्यासपीठावर आगमन होतं आहे. आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो आहे. आदरणीय गुलजारजी, त्याचबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार, आस्वादक, चित्रपट समीक्षक अमरीश मिश्र यांचंही या ठिकाणी आगमन होतं आहे. त्यांचंही मी मनपूर्वक स्वागत करतो. 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व साहित्य रसिकांचे मनपूर्वक स्वागत. ज्येष्ठ कवी गीतकार आदरणीय गुलजारजी यांच्या प्रकट मुलाखतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज आपण या ठिकाणी जमलो आहोत. गुलजारजी यांची ओळख फक्त 4 शब्दात सांगायची झाली तर एक संवेदनशील मनाचा माणूस अशी सांगता येईल. आणि त्यांच्यातला हा संवेदनशील मनाचा माणूसच त्यांच्यातल्या कवी, गीतकार, लेखक, दिग्दर्शक या बहुआयामी व्यक्तिमत्वातून साहित्य, कला, चित्रपट या माध्यमातून प्रत्येक रसिक मनामनावर अधिराज्य गाजवत आला आहे. आदरणीय गुलजारजी यांच्या या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू आजच्या त्यांच्या या मुलाखतीतून उलगडले जाणार आहेत. ही मुलाखत घेणार आहेत गुलजारजी यांचे एक अतिशय निकटचे स्नेही, व्यासंगी, बहुश्रुत पत्रकार, लेखक, चित्रपट समीक्षक, आस्वादक अमरीश मिश्र. अमरीश मिश्र यांचे गंगेमध्ये गगन वितळले, शुभ्र काही जीव घेणे, सुंदर ती दुसरी दुनिया आदी वैशिष्ट्यपूर्ण लिखाण मराठी साहित्य रसिकांना विशेष भावलेले आहे. अमरीश मिश्र आज या ठिकाणी आदरणीय गुलजारजी यांना बोलते करून ही मुलाखत उत्तरोत्तर रंगवणार आहेत. आपण सर्वच जण त्यांची मुलाखत ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. मी अमरीश मिश्र यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी मुलाखत कार्यक्रम सुरू करावा. धन्यवाद. मित्रो, संत नामदेव पंजाबला जातात आणि 300-400 वर्षानंतर गुलजारजी मराठी साहित्य संमेलनाला उपस्थित असतात, तेव्हा आंतरभारतीचं एक वर्तुळ पूर्ण होतं. उत्तर भारतातली माणसं महाराष्ट्रावर मनापासून प्रेम करतात याचा 100% पुरावा इथं माझ्या डाव्या हाताला आहे. आणि पूरक पुरावा म्हणून 30-40% मी आहे. जवळजवळ 50हून अधिक वर्ष गुलजारजींच्या गाण्यांचे, कवितेचे पाणी आपल्या भोवती चमचमते आहे. हे पाणी तुमच्या, माझ्या, प्रत्येक भारतीय माणसाच्या मनाचं, आयुष्याचं सिंचन करते आहे. संत वाङ्मय, सूफी परंपरा, मिर्झा गालिब, रवींद्रनाथ ठाकूर, बुल्ले शाह, कुसुमाग्रज, नामदेव ढसाळ असे सगळे प्रवाह आत्मसात केल्याने गुलजारजींची कविता अंतर्मुख, सघन आणि एकाग्र आहे. नादमयता, गेयता आणि रसरशीत प्रतिमासृष्टी या वैशिष्ट्यांमुळे ती स्वरूपवान आहे आणि जीविताचं समग्र भान असल्यामुळे ती मौल्यवान आणि शक्तिमानही आहे. एक
से घर हैं सभी, एक से घर हैं सभी, एक से बाशिंदे हैं, अजनबी शहर में कुछ अजनबी लगता ही नहीं, एक से दर्द हैं सब, एक से ही रिश्ते हैं. अस्तित्वाचा ठणका व्यक्त करणाऱ्या ओळी त्यांच्या पेनमधून सहज आणि झरझर कागदावर उतरतात आणि कविता कृतार्थ होते. आता गुलजारजींना म्हणजे कवींना साक्षात आपण ऐकूया. कवी बोलत असता माणसांनी बोलायचं नसतं आणि मोबाईलनं सुद्धा बोलायचं नसतं, हे भान तुम्ही बाळगा. जी बिस्मिल्लाह जी, शुरू जबकि कीजिए. आप मुझे पूछ रहे थे इम्तिहान देने वाले हो, तो इम्तिहान तो मेरी है हुजूर. मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कवि की इम्तिहान क्या होती है, शायर के लिए क्या इम्तिहान होती है? वो तो आप बताएंगे या लोग बताएंगे, क्योंकि शायर तो हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार रहता है. एन एग्जामिनर इज आइदर यू, द रिव्यूअर, द क्रिटिक, और एग्जामिनर आर द पीपल. तो उन्हें जो सवाल पूछने होते हैं वो मैं पहले से नहीं बता सकता कि वो क्या है, लेकिन मेरी तैयारी के लिए सिर्फ ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ या नहीं. मतलब मैंने जो लिखा है वो बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं, वो मेरे लिए वो टेस्ट है. वो टेस्ट है. लेकिन ये कि मैं अपनी बात खुद ही कहूँ और खुद ही झूमता रहूँ और किसी के पल्ले कुछ ना पड़े, तो देन आई एम अ फेलियर. लेकिन जब आप कविता लिखते हैं, नज़म लिखते हैं, तो आपके सामने आपका पाठक होता है या सिर्फ उस नज्म का तजुर्बा, उसकी लय, उसके शब्द वही होते हैं? नहीं, पाठक मेरे सामने नहीं होता, लेकिन मैं जिस वक्त लिखता हूँ उसके बाद उसे परखता हूँ कि ये कम्युनिकेट करता है या नहीं. बात किसी भी लिटरेचर की या फाइन आर्ट्स की है, वो चाहे पेंटिंग में हो या कविता में हो या म्यूज़िक में हो, कि ये कम्युनिकेट करता है या नहीं. ये हो सकता है कि किसी कविता या किसी एक पेंटिंग या किसी एक मीडियम के लिए वो दायरा छोटा हो, कि ख़ास तौर पर एक सेक्शन है जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करता हूँ, या पूरे, जैसे सिनेमा है, सिनेमा की तलाश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच जाए, लेकिन सिनेमा में भी कैटेगरीज हैं कि जो एक ख़ास क्लास के लिए या एक ख़ास सेक्शन के लिए जो उनके लिए है. उसी तरह पेंटिंग्स में भी है. अब जैसे जो एग्जिस्ट उसकी एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी, लेकिन ये कि बड़ी खूबसूरती से बनाए हुए कैलेंडर्स वो हर शख्स तक पहुंचते हैं जी, है ना. या पंडित भीमसेन जोशी की अपना एक सेक्शन है जो क्लासिकल सुनेंगे, किशोर कुमार का उससे ज़्यादा फिल्म के गाने. हाँ. तो लेकिन वो अपना अपना सेक्शन है कि आप जो कि किस से कम्युनिकेट कर रहे हैं. अगर वो कम्युनिकेशन हो रही है तो देन दैट्स व्हाट मेक्स यू पंडित भीमसेन जोशी. हाँ, सही बात. मतलब इसका मतलब हुजूर ये है कि कविता की सफलता, उसकी कामयाबी, ये पॉपुलैरिटी में, पॉपुलैरिटी उसका तोल नहीं है. हाँ, पॉपुलैरिटी, हाँ, पॉपुलर हो जाना नॉट नेसेसरली तोल है, लेकिन जिस सेक्शन के लिए पॉपुलर है, अगर जो फिल्मी गाने हैं जैसे, वो जितने ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो वो उसका सेक्शन अलग है. लेकिन ज़रूरी नहीं कि कविता उसी तरह से उतनी ही पॉपुलर हो और उसी तरह से लोगों तक पहुंचे. उसका सेक्शन हो सकता है अलग हो या कम हो. कभी कभी सोचता हूँ 50-60 साल आप कविता लिख रहे हैं और दम बदम आगे दर बदर आप लोगों तक पहुँचे. एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि के रूप में आपको आज लोग जानते हैं, आपको मानते हैं. महाराष्ट्र में तो आपको हमने जितना विंदा करंदीकर पर प्यार किया है, जितना हमने अरुण कोलटकर पर किया है, ग्रेस साहब पर किया है, ठीक हम उतना ही प्यार हम आपको करते हैं मराठी लोग. ये मुझे जानबूझ के आपको कहना है. लेकिन
एक सवाल मुझे ये पूछना है कि कवि जब कविता लिखता है, गुलजार नामक कवि, तो मन में से कितनी कविता कागज पर उतरती है और कितनी मन में रह जाती है, और जो मन में रहती है उस कविता का बाद में क्या होता है? बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं आप। मैंने सोचा था स्कूल में ख़त्म हो गए, लेकिन एग्जामिनर फेल मिल गया। अच्छा, मन में जो रह गई तो इसका मतलब है वो कविता हुई कहाँ। आप जो कहना चाहते हैं अगर आप वो कह नहीं पाए तो कविता हुई कहाँ, अधूरी तो ना रही और ना ही एक मन में रह गई। आपको वो आपके अंदर परेशान करती रहेगी जब तक आप उसका इजहार नहीं कर लें, आप जब तक व्यक्त उसको नहीं अपने उससे निकाल नहीं पाए अपने सिस्टम से, वरना आपके सिस्टम में वो घुलती रहेगी और बराबर। आपके सिस्टम में तंग करती रहेगी। और सिस्टम से निकाल के नज्म सामने रखने के बाद मैं अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे बड़े कवियों की नहीं कह सकता कैसे करते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद वो छूट जाती है, छोड़ दिया। टोटली ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए अपने आप को उससे हटा के गैर करके वो उस पोएम को, वो जब आप उतना वक्त उससे गुजर जाते हैं तो तब आप ऑब्जेक्टिवली उस पर रिएक्ट कर सकते हैं कि और ये कि ये वही बात है जो मैंने सोची थी या कुछ और हो गई। अगर कुछ और हो गई तो वो नज्म रद्द कर देते हैं, लेकिन अगर वही बात है जो मैंने कहा है तो फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है कि ये बात ज़रा सी ऐसे महीन कर दिया जाए, इसे थोड़ी सी और रेती से घिसा जाए तो शायद देर तक दूर तक पहुंचेगी, वो होता है। और जहाँ तक आपने दूसरे लोगों की नज़मों का कहा, जैसे ग्रीस का ग्रेस के लिए जैसे आपने जिक्र किया, या विंदा जी का, या उनके ट्रांसलेशन, बहुत बार तो आप ट्रांसलेशन इसलिए भी करते हैं, अनुवाद इसलिए भी करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको अच्छी लगी है तो आप दूसरों तक पहुंचा देना चाहते हैं, एक तो ये भी वजह है। कई दफ़ा उनकी नज़म भी, मास्टर्स की नज़म आपको पूरी तरह समझ तब आता है जब आप अनुवाद कर रहे होते हैं, तो वो सीखने का ढंग भी है, आदमी सीखता भी है उसमें से, और सीख लेने के बाद वो बांटता है, शेयर करता है दूसरों के साथ। लेकिन अंग्रेजी में जो कहते हैं अक्सर, पिछले 10 साल से ये शब्द बहुत आता है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, तो इस पर आप यकीन करते हैं कि जो ग्रेस साहब ने मराठी में लिखा है मूल, या कुसुमाग्रज जी ने लिखा है, उसका बस वैसा का वैसा उतनी ही सशक्त अनुवाद हो सकता है उसका, आपके हाथों हुआ है, लेकिन अगर कम असल कोई होगा तो उसका क्या होगा? नहीं, मेरे यहाँ भी वो नहीं होता। वो अब कुछ, एक तो यह है कि इत्र अगर एक बोतल से निकाल के, शीशी से, आप वो इत्र दूसरी शीशी में डालेंगे बोतल में, तो कुछ तो उसमें से उड़ेगा। तो वो इत्र मैं अगर वहाँ से निकाल के एक दूसरी शीशी में डाल रहा हूँ तो कुछ इत्र तो उसमें से, कुछ खुशबू तो उड़ गई, है ना। और एक ज़रा सी मिसाल एक देने वाले हैं पवन कुमार वर्मा, जिन्होंने एक दफ़ा मिसाल लिख दी थी कि इट्स लाइक अ मिस्ट्रेस, अगर वो खूबसूरत है तो फेथफुल नहीं है, और अगर फेथफुल है तो खूबसूरत नहीं है ना। तो अब ये आप मुझे कहें कि आपने अगर फेथफुली ट्रांसलेट कर ली है तो आप कहेंगे ये ट्रांसलेशन खूबसूरत नहीं है, और अगर आप कहेंगे ये बड़ा खूबसूरत ट्रांसलेशन हुआ है तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये कितनी फेथफुल है। आप ग्रेस साहब, कुसुमाग्रज जी का आपने अनुवाद किया है, ग्रेस साहब पर आपने खुद लिखा है। किसका? कुसुमाग्रज जी और ग्रेस। जी आप हाँ। कुछ सुनाना पसंद करेंगे अभी या बाद में करें हम? जी हाँ, मैं ज़रूर सुना देता हूँ। ये बस्ता इसलिए है कि हम छांट नहीं पाए, वक्त नहीं मिला, सुबह का प्रोग्राम लंबा हो गया था, तो इसलिए पूरा बस्ता उठा के ले आया। तो उसमें से कुछ नज़में सुना देते हैं जो आपको रीड, अगर
रीढ़ को क्या कहते हैं मराठी में, याद है आपको? क्या कहते हैं? जी, रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कणा। कणा। कणा याद है आपको? आप लोगों में से शायद किसी को याद हो कुसुमाग्रज की बड़ी बड़ी मशहूर नज्म है कणा। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया। वाह। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया। कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए। पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रह कर गई। वो जो बाढ़ आई थी, वो जो बारिश में, तो वो जिक्र करता है। क्या खूबसूरत बात कहने का ढंग है। सर मुझे, ये कोई आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो गई फिर से, जो पहले थी वो ठीक थी। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया। कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए। पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रह कर गई। माई के आई हुई लड़की की माँ ने चारों दीवारों पे नाची, खाली हाथ अब जाती कैसे। वाह। खैर से पत्नी बची है, खैर से पत्नी बची है। दीवार चूरा हो गई, चूल्हा बुझा, जो था नहीं था सब गया। प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के। प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के। मेरी औरत और मैं सर लड़ रहे हैं, मट्टी कीचड़ फेंक कर दीवार उठाकर आ रहा हूं। जेब की जानिब गया था हाथ के, हंसकर उठा वो, ना 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 पैसे नहीं सर, यूं ही अकेला लग रहा था। घर तो टूटा, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी। हाथ रखिए पीठ पर और इतना कहिए कि लड़ो, हाँ लड़ो, बस लड़ो। वाह, तू फक्त लढ म्हण। कुसुमाग्रज की एक नज्म है रद्दी। बड़ी अच्छा, मैं ख़ास तौर पे कुसुमाग्रज इसलिए ट्रांसलेट किया, इसलिए अनुवाद किया इनकी नज़मों का कि जो बड़ी कविताएं, बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी महान कविताएं हैं, वो टेक्स्ट में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, स्कूलों में हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे से लम्हे पकड़ते थे, वो एक्सप्रेशन और मूड पकड़ लेते थे। मुझे लगा ये हिंदी में नहीं पहुंची हैं ये नज़में, और पहुंचेंगी नहीं। तो इसलिए मुझे महसूस हुआ कि ये पहुंचनी चाहिए, और इसलिए ये ज़िम्मेवारी ली। और मैंने कुछ 2-1 साल लग के, जिसमें अगेन अरुण छोटे बहुत मददगार साबित हुए, उनके साथ बैठ के और ये इनका अनुवाद शुरू किया। एक दफ़ा जब राशन ख़त्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से कि बेच आए। आम बातें हैं जो घरों में होती हैं, रोज़मर्रा की बातों में। एक दफ़ा जब राशन ख़त्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से कि बेच आए। हंस के कहा था तूने तब, कहो तुम्हारी नज़्म भी डाल दूं इसमें, उनसे वज़न बढ़ जाएगा। क्या बात है, क्या अंदाज है उनके कहने का। रद्दी। एक दफ़ा जब राशन ख़त्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से कि बेच आए। हंस के कहा था तुमने तब, कहो तुम्हारी नज़में भी डाल दूं उनमें, उनसे वज़न बढ़ जाएगा। मैंने कहा था कल जो वक्त करेगा वो मत आज करो। वाह। कल जो वक्त करेगा वो मत आज करो। आंखें भर आई थी तेरी और कहा था मैं तो क्या, वो वक्त भी ना कर पाएगा, वो वक्त भी ना कर पाएगा। वाह। और वाकई वो नहीं कर पाता वक्त। बहुत खूबसूरत है जी। जब आप ऐसा अनुवाद करते हैं, फिर
एक अपनापन महसूस होता होगा आपको वो उस कवि के साथ जिसका आप अनुवाद कर रहे जी हैं। हाँ। एक यूनिवर्सल थॉट आता होगा कि बिल्कुल। मेरे दिमाग में जो जहन में जो विचार आता है वो इसी के जहन में आता है, भले भाषा भिन्न हो, अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल कविता यूनाइट करती है हर मानव में बिल्कुल इंसान। मिलाती है और जिंदगी शेयर करती है कविता। हाँ। बड़ी बात ही ये है कि जिंदगी से उठाए हुए लम्हे जब कवि उन्हें इन कूजों में रख लेता है या इन पुड़ियों में बंद कर लेता है तो वो जिंदगी की पुड़ियां हैं जो हाँ, बटती हैं क्या जाके बात। जगह जगह, और बहुत वो सुंदर, शेयर करता है वो। आप स्वयं पंजाबी में कभी लिखे नहीं हुजूर आप? आपकी मादरी जुबान तो पंजाबी, मातृभाषा पंजाबी है। नहीं, मैंने पंजाबी में लिखी नज़में, कुछ शुरू में पंजाबी में भी लिखा, बाद में कुछ गाने एक आध पंजाबी में लिखने हुए जी। तो लिए, लेकिन कविता का ख़ास काम मेरा जो है वो पंजाबी में नहीं है। एक बड़ी अजीब बात है कि पंजाब में मातृभाषा पंजाबी है लेकिन उर्दू बिल्कुल मादरी ज़बान की तरह है, क्योंकि जितने जेंट्स थे वो उर्दू पढ़ते थे और महिलाएं हिंदी पढ़ती थी धार्मिक किताबों की वजह से। तो पति और पत्नी आपस में भी अनपढ़ रहे कि जब वो पति का लेटर आता था, उसका खत आता तो वो किसी से पढ़वाने जाती थी और जब उनको पत्नी उर्दू का में खत आता तो वो किसी और से पढ़वाने जाता था। तो लेकिन एक घर में दो भाषाएं रहती थी। नहीं, बड़ी चीज एक और है, उर्दू के जितने मॉडर्न और जितने बड़े शायर हुए हैं सब पंजाब के। वो सब पंजाबी हैं और उनकी मातृ जबान। डॉक्टर इकबाल जो हाँ। पाकिस्तान के वो हैं, लेकिन मंटो ले लीजिए, सादत हसन मंटो, उसकी मातृ जबान फैज वो है, साहब। कृष्ण चंद्र वो है, फैज साहब की, फैज अहमद फैज, उनकी जबान मातृ जबान पंजाबी है, अहमद नदीम कासमी उनकी जबान अहमद पंजाबी है, सभी की मादरी जबान पंजाबी है। तो पंजाब में ये ख़ासतौर पे आज़ादी से, पार्टीशन से पहले ये एक रवायत हो गई थी कि उर्दू बिल्कुल मादरी ज़बान की तरह थी। वो असली घी बेचने वाला भी जब आता है तो कहता है जी 100% खालस है। अब 100% खालस, चारों लफ्ज़ उर्दू और फारसी के हैं, लेकिन वो पंजाबी का लहजा आ जाता है तो उसमें सिर्फ लहजे का फ़र्क पड़ता है। साहिर लुधियानवी, उनकी ज़बान भी वही है। तो आप देखिए तो तमाम उर्दू के बड़े शायर, उनकी मादरी ज़बान पंजाबी है। ऐसा हुआ होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में पंजाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो उर्दू का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि उसमें उर्दू में ज्यादा ये नहीं हो सकता कि आप ये जो ज़बान बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं और लिखने की ज़बान अलग हो, तो ये वो नहीं हो पटी नहीं है। हाँ, ये नहीं हो सकता। तो उसमें पंजाबी भी है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पंजाबियों का लहजा उर्दू का वो अलग है जो अब पाकिस्तान में मिलता है। जी जी। आप जब लिखते हैं तो उसको आप फिर से दुरुस्त करते हैं, जो लिख दिया वो लिख दिया, वो काले पत्थर की सफेद नहीं, लकीर हो मैं गई। ऐसा कोई पैगंबर नहीं कि जो लिख दिया सो लिख दिया, ऐसा नहीं होता। आपको लिखने के बाद खुद को, अपने काम को परखना पड़ता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि उसे छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ अरसे के बाद जब उसे मैं देखता हूँ तो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि जो बात मैं कहना चाहता था वही कही है, कुछ और तो नहीं कह दी, या वही बात पहुँची है कि नहीं पहुँची। तो मेरा ख्याल है ये तराशना और वो करना, उसके मांझना और तराशना और पकाना नज़्म का, उसकी नोक पलक संवारना। जी हाँ, नोक पलक संवारना, ये वो एक स्किल का तरीका है। यानी जो अंग्रेजी में कहते हैं कि ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। हाँ, स्पॉन्टेनियस तो है लेकिन बाद में शांति से, सुकून से बैठकर उस पर सोचना है और उसको बाद में लिखना है। जी हाँ। लेकिन ऐसा एक कविता आपको कितना समय बिजी रखती है, व्यस्त रखती है? एक कविता, एक नज़म आपको कितना समय मसरूफ रखती है? आपको 8-10 साल लगते हैं एक नज़्म को पकने में। नहीं, कोई नज़में हो जाती हैं, मतलब उनसे आप ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए तो कभी कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई पक गई, कोई फौरन कुछ दिन के बाद ही देखा कि हाँ ये तो बड़ी
मुकम्मिल है, और कुछ पे अगर ज़रा सा भी शक है तो आप उसे छोड़ देते हैं, देखते हैं। कई बार मतलब मैं इसलिए 8-10 साल कह गया कि मेरी कुछ 8-10 साल की भी पुरानी नज़में जो पढ़ी है, जो अब तक लगा कि नहीं, पक्की नहीं, पूरी और नहीं यार हुई हो। नहीं, मतलब सही लगती हैं पर पूरा यकीन नहीं आता उन पर। हाँ, मतलब ये कई बार नज्म भी आपसे झूठ बोल देती है, आप जितना झूठ बोलते हैं नज्म के साथ। नज़म बहलाती है, फुसलाती है, रुलाती है, नज़म खेलती है शायर के साथ, नज़म गुदगुदाती है, रुलाती है, बहुत सा कुछ नज़म, कविता, शायरी, बहुत सा कुछ कवि के साथ करती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आप लोगों के सामने जिक्र करता हूँ कि ये चूल्हे पर, कोयलों पर रखा हुआ पतीला है पानी का, जी। और वो आग जलती रहती है नीचे। वो जब बॉयल होना शुरू होता है तो उसमें से एक भाप निकलती है ना, और ढक्कन ऊपर का, उसको रास्ता चाहिए भाप को, तो वो उसे आहिस्ता आहिस्ता वो खड़खड़ 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 करने लगता है। ढक्कन। जी हाँ, वो नज्म के निकलने का तरीका है। आप उबल रहे थे अंदर से, आप अंदर से उबलते रहते हैं, और उसमें से जब वो भाप निकलती है, अपना रास्ता ढूंढती है, तो फिर वो नज्म की शक्ल में निकलती है। और जब तक वो भाप निकलती नहीं, आप बेचैन रहते हैं अंदर से, है ना। वो उसी तरह के भाप आपके अंदर उठ रही है, आपको बेचैनी है। तो वो बेचैनी है क्रिएटिविटी की, वो बेचैनी है क्रिएटिव एफर्ट की, और वो क्रिएटिविटी अपना रास्ता खुद ढूंढती है, और वंस यू आर इन इट यू आर एडिक्टेड। फिर आप उसमें एडिक्शन हो गई है आपकी। अब आप छूट नहीं सकते जब तक वो बात कह नहीं लें। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो नज्म के तो कई रुख हैं। तो कुसुमाग्रज जी ने एक जगह लिखा है कि अगर आप कविता का छाप अगर यहाँ कोई छोड़ दे कि ये कवि है, तो फिर उसको एक कैफ चढ़ता है, एक नशा चढ़ती है। जी हाँ, एक तरह का एक नशा उस इंसान को चढ़ती है, इसमें कोई शक और वो नहीं। हर चीज उसी नजरिए से देखता है जो नजरिया उसको कविता ने बहाल किया हो। जी हाँ, बिल्कुल तो अभी सही। आप जो कह रहे हैं कि एक हाँ, वो मैं इस वक्त उनकी नज्म, इसमें क्या नाम है मुझे नहीं याद, लेकिन इसमें है उनकी एक नज्म कि नहीं, मुझे वो मालूम नहीं होगा ऐसा। नहीं, वो निकालना मुझे इस वक्त नहीं ख्याल, लेकिन उनकी नज्म है इस बात पर कि जो नज्म जब उनके सामने आती है तो किस तरह से आती है। कुसुमाग्रज की एक नज्म है, मेरे अभी बीच में अगर निकल आई तो मैं बता दूंगा, वो पढ़ दूंगा, आपको सुना दूंगा। और नहीं, सॉरी, बाद में देखेंगे। जी हुजूर, आपको ये कब कॉन्फिडेंस आया कि मैं आई एम कंडेम्ड टू बी अ पोएट और आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पोएट? दोनों में से एक जुमला आप चूज करिए। लेकिन ये एहसास आपको, बहुत तगड़ा एहसास कब हुआ कि मैं कवि हूँ, एंड आई एम कंडेम्ड और ब्लेस्ड, whichever way you see, look at it, to be a poet? हाँ, नहीं, मैं आप लोगों के सामने कन्फेशन करता हूँ इस बात का कि कॉन्फिडेंस, वो पूरा 100% कॉन्फिडेंस आज भी नहीं है, वो अब तक नहीं है। लेकिन आई एम कंडेम्ड टू बी अ पोएट। But we are blessed. We are blessed that you are poet. Condemned to become a poet, that came very early. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो अंदर भाप बहुत थी, और किताबें अच्छी लगती थी, किताबों की शक्लें अच्छी लगती थी, किताबें चोरी कर लेता था, लाइब्रेरी से भी किताबें चोरी की हैं, और घर में बड़े भाई की किताबें जो उर्दू की थी वो भी चोरी कर लेता था, और किताबें चोरी करने की आदत पुरानी है मेरी। और
लेकिन ये कि ये ख्याल ज़रूर आता था कि अच्छी लगती थी किताब में और उसमें लिखा हुआ नाम। तो मेरी बेटिया ने पुरानी किताबों में मेरी एक किताब ढूंढ के निकाली और दिखाई मुझे। मोपासा की एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब थी और उस रबर की स्टैंप लगाकर उस पर मैंने अपने रबर की स्टैंप उसी से ब्लैक करके ये देखता था कि मेरा नाम किताब के ऊपर हो तो कैसा लगता है। तो वो मेरी बिटिया ने पब्लिश भी कर दिया, वो दिखाया। तो वो जो ख्वाहिश थी ना कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। तो एक व्यापारी फैमिली में, बिजनेस फैमिली में पैदा होकर आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द हाउस, आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। और इसलिए वो फादर का जुमला था कि अगर आप समझें तो कहते थे अच्छे भले व्यापारियों के घर में ये मिरासी कहाँ से पैदा हो गया। तो मुझे मिरासी कहा जाता था। तो ऐसी सूरत थी उसमें। तो ये कि मैं कॉन्फिडेंस इट कीप्स कमिंग एंड कीप्स गोइंग। मतलब कॉन्फिडेंस का ये है कि कभी कभी आपको लगता है मैं कह ली जो कहना था, बात ये हुई ना बात, वही उठ के दूसरे दिन नज़म देखो तो मतलब ये किया क्या आपने। कभी कभी कॉन्फिडेंस कुछ दिन ज्यादा चलता है, फिर उसके बाद सडनली यू स्टार्ट लूजिंग द कॉन्फिडेंस। और ये भी होता है कि व्हेन यू रीड मास्टर्स एंड कंटिन्यू रीडिंग मास्टर्स, एंड मास्टर्स तो एक जगह जहाँ से हमने एजुकेशन ली, आप जब इस जनरेशन की पोएम्स देखते हैं तो कई बार महसूस होता है कि ये इंटेंसिटी तो मेरे पास नहीं है। मैं आज की, जैसे मैं सुबह भी अर्ज किया कि मैंने बहुत ट्रांसलेशन किए हैं, तो हिंदुस्तान की सारी ज़बानों से ट्रांसलेशन किए हैं, मतलब कोई 32 ज़बानों से ट्रांसलेशन किए, अनुवाद किए हैं। तो और मतलब 272 कुछ शायरों का ट्रांसलेशन किया है, और 32 ज़बानें जिनकी स्क्रिप्ट है हिंदुस्तान में, और 400 के करीब नज़में ट्रांसलेट की हैं, जिनमें से छटाई करता रहता हूँ। और वो किताब आप तक पहुँच जाएगी मेरा ख्याल है इस साल के आखिर तक, नहीं तो शुरू में अगले साल, जिसका नाम है अ पोएम अ डे। तो मैं मकसद ये था कि मैं आपको रोज़ एक नज़म देता हूँ, लेकिन आज की दूंगा। अच्छा। तो उसमें जब नॉर्थ ईस्ट की नज़में ट्रांसलेट की तो वो महसूस हुआ कि ये इंटेंसिटी वहाँ पे जो गुजर रही है और कितनी इंटेंसिटी से बयान करते हैं। सही बात। और यंग पोएट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंटेंसिटी है उनमें, बहुत सम पोएट्स फ्रॉम तिब्बत, जिनका इमेजिन कीजिए, आप सोच के देखिए कि उनके बाप दादा आए जिस वक्त तिब्बत छोड़ के आए हैं, और उनकी पैदाइश यहाँ पर हुई है, पैदाइश में बड़े हुए हैं, और उस वतन की बात जो उन्होंने देखा नहीं है, जो माँ बाप से सुनते चले आए हैं, और वो जो बीच में बबल है, जो खला है, वो वैक्यूम है, एंड दे आर अटैच्ड टू दैट कंट्री। वो उस देश से उनकी लगन कि जो उन्होंने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन फील है, अंदर से फील है कि मेरा देश वो है, वहां पर है, और वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ उनकी नज़मों में बाहर आता है। और वो महसूस करने वाली बात। ये अलग अलग स्वर है जो मुख्य धारा में आनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो। ये इसीलिए ये कोशिश की थी, ये किताब जो आप तक आ जाएगी, या टैगोर ट्रांसलेशन किया है टैगोर का, वो भी आएगा आप। तो हुजूर, आप कविता और गीत, इसमें अक्सर लोग बहुत फर्क करते हैं। शैलेंद्र जी हरदम दुखी रहते थे कि उनको कोई कवि नहीं मानता, गीतकार मानता है उनको। आप कविता और गीत में कोई बुनियादी फर्क देखते हैं? गीत कौन सा, मतलब जी, गीत भी तो कविता है। गीत भी कविता है। गीत भी तो एक कविता है। नहीं, आप हाँ, या फिल्म की गीत की बात कर रहे हैं तो फिल्मी गीत, फिर गाना कहिए, फिर उसे गीत मत कहिए। तो आप गाना कहे तो समझ में आएगी बात। आप गीत में भी फर्क कर रहे हैं, एक जो गीत में भी आप फिल्म का गीत अलग मान रहे हैं, और गीत अदरवाइज गीत की हमारे यहाँ रस में भजन इज अ गीत। भजन मतलब हमारा जितना ये कहिए कि
भक्ति रस में जितना लिखा गया है तो वो गीत है, और गीत की बंदिश है एक, इसलिए उसे गीत कहा जाता है, उस बंदिश में। बंदिश और जो जिसमें गायकी जरूरी हो जाती हाँ है, जी, हाँ जी। नज्म के अंदर गायकी जरूरी नहीं, नहीं। लेकिन गीत में गाना जरूरी है। लेकिन वो फिल्म का गाना नहीं है, वो लिटरेचर है पूरा। लेकिन फिल्म के गीत तो लिखना वो भी कविता हुई ना, उसकी फॉर्म की वजह से उसे गीत कहा जाता है। जैसे फॉर्म की वजह से इसे नज्म कहते हैं, फॉर्म की वजह से इसे गजल कहते हैं, फॉर्म की वजह से मरसिया कहते हैं। लेकिन हमको इस मोड़ से जाते हैं कोई सुस्त कदम रस्सी, हमको कविता लगती है, सिनेमा का गीत नहीं लगता है, जो कि उस सिनेमा में है। नहीं फिर तो भी। पर अगर कविता लगती है तो अच्छी बात है, उसमें बुरी बात क्या है? हाँ तो आपको लगती है तो सराखों पे। सिनेमा के गीत लिखना ज्यादा आसान है? नहीं, वो थी नज्म, पहले नज्म ही से आई थी, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो वैसे नज्म की बात आप कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको नज्में सुना दूं, वरना जी। परेशान हो जाएंगे लोग कि ये तो कुछ और ही बातें करते जा रहे हैं। जी। तो बहुत दिन मैं तुम्हारे दर्द को सीने में लेकर जीभ कटवाता रहा हूं, वाह वाह वाह। शिव की तरह सांप लपेटे हुए। बहुत दिन मैं तुम्हारे दर्द को सीने में लेकर जीभ कटवाता रहा हूं, उसे शिव की तरह लेकर गले में सारी पृथ्वी घूम आया हूं। कई युग जाग के काटे हैं मैंने। ये एक्सपीरियंस है उस दर्द के इजहार का, उस दर्द पे नज्म कहने का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बहुत दिन मैं तुम्हारे दर्द को सीने में लेकर जीभ कटवाता रहा हूं, उसे शिव की तरह लेकर गले में सारी पृथ्वी घूम आया हूं। कई युग जाग के काटे हैं मैंने, तुम्हारा दर्द दाखिल हो चुका अब नज्म में, और सो गया है पुराने सांप को आखिर अंधेरे बिल में जाकर नींद आई। वाह वाह। नज्म कहने का ढंग है। चलो न दरिया में कांटे डालें, अधूरी रह गई या अंदर रह गई, जो आपने सवाल किया। चलो न दरिया में कांटे डालें, नज़्में पकड़ें। वाह 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 वाह। चमकती सी एक इमेज फेंकें, गरीब और सुस्त केंचुओं को पकड़ती हैं जल्दी जल्दी मच्छियां। वो जो केंचुआ बांध दिया जाता है कांटे में, क्योंकि मच्छी बड़ी जल्दी पकड़ती है उसे। चमकती सी एक इमेज फेंके, गरीब और सुस्त केंचुओं को पकड़ती हैं जल्दी जल्दी मच्छियां। चलो किसी मुफलिसी को कांटे में बांध कर फेंक दे नदी में। चलो न दरिया पे नज़्में पकड़ें। किनारे पर सीपियां पड़ी हैं, खुली हुई हैं सदफ न मोती। सदफ वो जिसके अंदर वो मोती बनता है। हाँ जी। किनारे पर सीपियां पड़ी हैं, खुली हुई हैं सदफ न मोती। चलो न मझधार तक चलेंगे, चलो ना मझधार तक चलेंगे, वहां पे गहराई भी ज्यादा, बहाव भी और तेज होगा। अटक गई तो पता चलेगा वाह कि हम उसे खींच कर निकालेंगे या हमें नज्म खींच लेगी। वाह 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 वाह। आओ फिर नज्म कहें। इरशाद। आओ फिर नज्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला के सुझा लें आंखें। बहुत बढ़िया। केयर सम पेन, और आपको इजहार की जरूरत है। आओ फिर नज्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला के सुझा लें आंखें। फिर किसी दुखती हुई रग से छुआ दें नश्तर, नश्तर जिससे काटा जाता है। या किसी भूली हुई राह पे मुड़कर एक बार नाम लेकर किसी हम नाम को आवाज ही दे लें। चलो फिर नज्म कहें। वाह वाह। अब इसी में मैं आपको वो सुना दूं। अधूरी नज्म कैसे रह जाती है, आप देखिए। जरा सा लाइट हार्टेड है, लेकिन नज्म जो अधूरी रह गई तो कैसी रह गई। कुएं में डोल डूबा,
और फिर ऊपर नहीं आया, गिरा ही खुल गई उसकी। डोल डाला, उसकी जो गिरा लगाई हुई थी पानी खींचने के लिए वो खुल गई। कुएं में डोल डूबा और फिर ऊपर नहीं आया, गिरा ही खुल गई उसकी। अधूरी नज्म रखी है, अरे क्या बात, अधूरी क्या है, बात। वो पूरी नहीं हुई। लपक के मोड़ तक आया, बस एक दरवाजा देखा हिल रहा था, वो फिर बाहर नहीं आई। अधूरी नज्म रखी है। वाह 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 लपक के मोड़ तक आया, वाह। बस एक दरवाजा देखा हिल रहा था, वो फिर बाहर नहीं आई। अधूरी नज्म रखी है। तो नज्म निकले बाहर तो नज्म पूरी की जाए। और ये जो आप रोज एक्सपीरियंस करते होंगे, डबो के चाय में खाने लगा था खस्ता बिस्किट, डबो के चाय में खाने लगा था खस्ता बिस्किट, वहीं पे रह गया वो जितना भीगा था। अधूरी नज्म रखी है। वाह। फिल्मों के गीत लिखना ज़्यादा आसान है या बहुत कठिन काम है? ये अपने आप में एक विधा है, एक जॉनर है। सिचुएशन आपको दी जाती है, कवि को कितनी आज़ादी मिलती है शायर को लिखने की, और फिर भी उसमें उस दायरे में रह के वो अपना जज्बात बता सकता है। नज्म से गीत फिल्म का, या जैसे गाना कहें आप या नगमा, वो ज्यादा मुश्किल है। वो ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि इट्स अ कमीशन्ड वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ कमीशन वर्क। और दूसरे ये कि एक कहानी है, उस कहानी में एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन पर दो किरदार हैं या एक किरदार है, एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की जो ज़बान है, जो वो डायलॉग में बोल रहा है, आपको उसी पर गाना लिखना है। तो ये 3-4 बंदिशें, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बंदिश ये कि ट्यून बनी हुई है, आप इसी मीटर में लिखेंगे और किसी में नहीं लिखेंगे। तो इतनी बंदिशों के साथ, और ज़रूरी नहीं कि जो आप लिख रहे हैं वो आप ही का स्टेटमेंट हो, आपकी कन्विक्शन हो, क्योंकि वो उस कैरेक्टर की कन्विक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है। इसलिए वो मुश्किल काम है, क्योंकि वो गैर के यहाँ गैर की भैंस का चारा बनाना है, गैर की गाय को चारा बना के खिलाना है, अपनी गाय नहीं है। तो लेकिन अपनी गाय खुद धो लेते हैं, और खुद नज्म आपको कहनी है, आप अपनी मर्जी से कहते हैं जैसे कहना चाहते हैं। लेकिन उसमें मुश्किल बात यह है कि आपको चाल दी जाती है, मीटर दिया जाता है, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ता है। उसके लिए संगीत की जानकारी होना जरूरी है जी। और आप मुझे कितने सालों से कह रहे हैं कि आपको संगीत आता नहीं और आपको समझता नहीं है। क्या आता है? आप कहते हैं कि आपको संगीत आता नहीं है, संगीत समझता नहीं है। मेरा इस बात पर यकीन बिल्कुल नहीं है। आप संगीत के बहुत अच्छे दर्दी हैं, नहीं तो इतने बढ़िया गीत आपने आर.डी. बर्मन के साथ मैं दिए। बेसुरा भी हूँ और बेताला भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं मीटर कर लेता हूँ ठीक किसी तरह से। एक नज्म की सुई से जी सुनाए आपको नज्म। एक नज्म की सुई से सब जख्म हयाती के सीता हुआ गुजरा हूं, जितने जिंदगी के जख्म हैं उनको मैं सीता हुआ गुजरा हूं। क्या बात। एक नज्म की सुई लेकर, एक नज्म की सुई से सब नज्म हयाती के सीता हुआ गुजरा हूं। चुभती थी तो लगती थी, जब पार निकलती थी तो दर्द को तस्कीन से सीती हुई निकली। जब पार निकलती थी तो दर्द को तस्कीन से, मतलब तसल्ली से, सीती हुई निकलती थी। एक गलती हुई मुझसे, जिस धागे से सीता था उस धागे के आखिर में मैं गिरा लगाना भूल गया। वाह वाह वाह। कृपया शिट्या नका वाजवू, पाहुण्यांचा सन्मान ठेवा। एक लंबी सी नज्म सुनिए।
जगह नहीं और डायरी में ये एस्ट्रे पूरी भर गई है। वो डायरी जो एस्ट्रे की तरह है। हाँ, जगह नहीं और डायरी में ये एस्ट्रे पूरी भर गई है, भरी हुई है जले बुझे अध कहे ख्यालों की राख से। ख्याल पूरी तरह से जो कि जले नहीं थे, मसल दिया या दबा दिया था, बुझे नहीं वो। कुछ उनके टुर्रे पड़े हुए हैं, बस एक दो कश ही लेके कुछ मिसरे रह गए थे, कुछ लाइनें रह गई थी, दो एक कश लिए और छोड़ दी। कुछ ऐसी नज़में जो तोड़कर फेंक दी थी उसमें कि धुआं न निकले। कुछ ऐसे शेर जो मेरे ब्रांड के नहीं थे, वो एक ही कश में खास कर एस्ट्रे में घिस के बुझा दिए थे। इस एस्ट्रे में ब्लेड से काटी रात की नब्ज से टपकते सियाह कतरे बुझे हुए हैं। छिले हुए चांद की तराशें हैं जो रात भर छील छील कर फेंकता रहा हूं। खड़ी हुई पेंसिलों के छिलके ख्याल की शिद्दतों से जो टूटती रही हैं। इस एस्ट्रे में हैं तीलियां कुछ कटे हुए नामों नंबरों की, जलाई थी चंद नज़में जिनसे धुआं अभी तक दिया सिलाई से झड़ रहा है। उलट पलट के तमाम सफ़ों में झांकता हूँ, कहीं कोई टुर्रा नज़्म का बच गया हो तो उसका कश लगा लूँ। तलब लगी है, ये एस्ट्रे पूरी भर गई है, ये एस्ट्रे पूरी भर चुकी है। क्या बात। हुजूर, हर दौर में कवि के सामने, कविता के सामने कुछ न कुछ चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ होती है। आज के दौर में कवि के सामने, कविता के सामने कौन सी चुनौती है ऐसा आप समझते हैं? और मैं इसका मतलब सियासत से नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट मीन पॉलिटिक्स। मैं रोज़मर्रा के पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके आगे कविता के सामने कौन सी चुनौती है ऐसा आप समझते हैं आज के ज़माने में, आज के दौर में? मैं आज के दौर ही की बातें करूं तो बेहतर है। आपने सुनी होगी ये नज़्में, चलिए आपको ये बताएं जो आजकल आज के दौर में ये कि किताबें मतरूक होती जा रही हैं। आजकल जो सारा लिखा जा रहा है इस पर कंप्यूटर के ऊपर, और आईपैड पे आप पढ़ लेते हैं और लिखते भी आईपैड पर और कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो किताबें कहीं उदास हो गई हैं। तो किताबों से जो आपका रिश्ता है वो कम होता जा रहा है। ये आज के मसलों में एक बहुत है। बड़ा चुनौती है। सुनिए, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। शायद ये सुनी हो आपने कहीं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। वाह। जो शामें, ये जरा सी यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, वहां से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कई दफा देखा मैंने। आवाज जरा सा ये विंग में जरा सी खामोशी करेंगे। मेरा ख्याल है उन्हें माइक दे दिया जाए तो अच्छा होगा। कोई सुन नहीं रहा, दे आर सो बिजी विद इट। इतने बिजी हैं, कोई सुन नहीं रहा है। बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं आपके वहां से। बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। वाह। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में।
जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। ये लाइन देखिए, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, आप हमेशा यूं पलटते हैं। ओ ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो ज़ाती राब्ता था, एक ज़ाती ताल्लुक था, वो कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों पे अपने रहल की सूरत बनाकर, रहल होता है लकड़ी का वो पीस जिसके ऊपर मुकद्दस किताब रखी जाती है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, चिट्ठी डाल दी, रुक्का डाल दिया, फूल रख दिया, निशानी रह गई। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे, वो शायद फिर नहीं होंगे। क्या बात, क्या बात। हुजूर वो मराठी वाली ले, चलिए इसकी मराठी सुनाइएगा। हाँ मेरे पास है वो। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। वाह, थम्पू, क्या बात। थम्पू भूटान। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो, ऊपर आ जाओ। आओ ठीक से चेहरा तो देखो तुम कैसे लगते हो। क्या बात, क्या बात, क्या है? क्या बात। जैसे मेरी चूंटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो सब। वाह, एक ही फर्क है, मेरी कोई चूंटी बदन पर चढ़ जाए तो चुटकी से पकड़ के फेंक के उसको मार दिया करते हो तुम, मैं ऐसा नहीं करता। वाह वाह वाह। मेरे सनोबर देखो, सनोबर के दरख्त, मेरे सनोबर देखो कितने ऊंचे ऊंचे कद के हैं, तुमसे 7 गुना तो होंगे, कुछ तो शायद 10 या 12 गुना हो। उम्रें देखो इनकी तुम कितनी बड़ी हैं, सदियों जिंदा रहते हैं। कह देते हो कहने को, लेकिन तुम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। वाह, इतना अकेला नहीं हूं मैं तुम जितना समझते हो, तुम ही लोग हो भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। वाह, इतना अकेला नहीं हूं मैं, वाह, तुम जितना समझते हो, तुम ही लोग हो भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। भरे हुए जब काफिले बादलों के जाते हैं, जप्पियां डाल के मिलकर जाते हैं वो मुझसे। वाह, दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के विदा होते हैं। वाह,
मौसम मेरे मेहमान हैं, आते हैं तो महीनों रहकर जाते हैं, अजल अजल के रिश्ते निभाते हैं। देखता हूं कितनी छोटी छोटी उम्रों में तुम मिलते और बिछड़ते हो। ख्वाहिशें और उम्मीदें भी बस छोटी छोटी उम्रों जितनी। इसीलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। ये इन्वायरमेंट्स के बाद, ये इसका मराठी किया हुआ है मेढे, किसने किया है? किशोर मेढे ने। देखिए, पतझड़ में जब पत्ते गिरने लगते हैं, पतझड़ में जब पत्ते गिरने लगते हैं, क्या कहते होंगे शाखों से? पत्ते जब गिरने लगते हैं तो वो यही कह के जाते हैं, हम तो अपना मौसम जी कर जाते हैं, तुम खुश रहना, तुमको तो हर मौसम की औलादें पाल के रुखसत करनी होगी। वाह। हर बार नए पत्ते आएंगे, हर बार शाख को रुखसत करना पड़ेगा। हम तो अपना मौसम जी कर जाते हैं, तुम खुश रहना, तुमको तो हर मौसम की औलादें पाल के रुखसत करनी होगी। शाख की बारी आई थी जब कटने की, शाख की बारी आई थी जब कटने की, तो पेड़ से बोली, खुद बोली थी, तुमको मेरी उम्र लगे, तुमको तो बढ़ना है और ऊंचा होना है, दूसरी आ जाएगी, मुझको याद न रखना। वाह। पेड़ जमी से क्या कहता? पेड़ जमी से क्या कहता जब खोद खोद कर उसकी जड़ों के टांके तोड़े और जमीन से अलग किया? उल्टा जमीन को कहना पड़ा, पेड़ से कहती है जमीन, याद है एक छोटे से बीज से तुमने झांक के देखा था जब पहली पत्ती आई थी? जमीन को ये कहना पड़ा, याद है एक छोटे से बीज से तुमने झांक के देखा था जब पहली पत्ती आई थी, फिर आना और मेरी कोख से पैदा होना, अगर मैं बची रही, अगर मैं बची रही। ओह, बहुत बढ़िया। मराठी इसका सुनना इसका पसंद सुनाऊं? करेंगे? अभी आप बहुत कम मौका ऐसा आता है कि आप अपनी नज़में पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़िए उसको। हुजूर आप इमली पढ़िए, इमली बहुत अच्छा है। या ये वाली पीपल अच्छी है, मोर पे देखा। लीजिए कुछ आपके मजे की नज़में पढ़ें। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं उम्र के साथ साथ। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता, वो कमरे बंद हैं कब से, ये 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं, वो अब ऊपर नहीं जाती। ये 24 सीढ़ियां, लकड़ी की सीढ़ियां वो जो लगी थी, अब ऊपर तक नहीं पहुंचती, वो टूट चुके हैं। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता, वो कमरे बंद हैं कब से, जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं, वो अब ऊपर नहीं जाती। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे, बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गए थे। वहां एक बालकनी भी थी, वहां एक बालकनी भी थी जहां एक बैंत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था तो उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। क्या बात। उसी के सामने छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं जहां पर पियानो रखा है। पुराने पारसी स्टाइल का, फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसके रीड्स सारे हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। ये चेंज ऑफ वाह। टाइम, चेंज। चेंज ऑफ मैन।
उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है। पुश्तैनी बैठक इज एंसेस्ट्रल। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है जहां पुरखों की तस्वीरें लगी थीं। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है जहां पर पुरखों की तस्वीरें टंगी थीं। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। क्या बात। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। बहू को वाह। मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा। पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उन पुरखों से अब। ओहो वाह। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा। पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर, किराया मिलता है उन पुरखों से अब। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, द गेस्ट हाउस। मेरी मंजिल पे मेरे सामने एक मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो, जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वाह 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 वाह। मेरी मंजिल पे वाह। मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो, जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहाँ बत्ती नहीं जलती, वहाँ एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहाँ वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करके मैं अपनी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, महफूज करके रख दिया उसको। और उसके बाद एक दो सीढ़ियाँ हैं, नीचे तय खाने में जाती हैं जहाँ खामोशी रोशन है। सुकून सोया है बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं और सो जाऊं। वाह वाह। वह की ऊपरी वाह। मंजिल। एक सवाल यह है कि सिनेमा और साहित्य में आप ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को, या ऐसा भी होता है कि दोनों अलग विधाएं होने के कारण कभी सिनेमा देखकर आर के नारायण साहब ने गाइड देखकर कहा ये तो मेरी नॉवेल है नहीं, कुछ और ही कुछ उन्होंने बना दिया है। तो सिनेमा और उपन्यास, सिनेमा और साहित्य में ये इस प्रकार का थोड़ा चलते रहता है। और फिर भी हिंदी सिनेमा जो बड़ा बना, बिमल रॉय साहब की परंपरा जो आप तक आती है, वो बिकॉज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। आज वो दिखाई नहीं दे रहा है वो लिटरेचर, इसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? हाँ, वो विषय लंबा है तो मैं जरा सा जो बैठे हुए दोस्त हैं उनके साथ नज़मों की गिरे बांध रहा था, तो मैं बांध लेता हूँ नज़म और सुनाए आपको। नाजिम हिकमत की एक नज़म है फ्यूनरल नाम से। उन्होंने जिस तरह से देखा, मैं उसी जनाजे को जो उन्होंने देखा है नाजिम हिकमत ने, मैं उसे अपनी तरह से बयान कर रहा हूँ। सिर्फ ये कि हमारे यहाँ कैसा है और उनके यहाँ कैसा हुआ होगा। एक जनाजा है, फ्यूनरल। मैं नीचे चल के रहता हूँ, मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। आजकल के स्काई स्क्रैपर्स जैसे हैं, आप इमेजिन कीजिए उसमें कोई शख्स ये बात कर रहा है। मैं नीचे चल के रहता हूं, जमीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत ही तंग है ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल, दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे ये सोचकर अच्छा नहीं लगता। वाह। बहुत ही तंग हैं ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल,
दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे ये सोचकर अच्छा नहीं लगता। मैं नीचे चल के रहता हूं, वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके लाओगे, उतारोगे। मैं नीचे चल के रहता हूं, वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके नीचे उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनके सामने जाने से बच जाऊं तो अच्छा है। वाह, वो मिश्रा मास्टर जिसको दमे से खांस कर, वो मिश्रा मास्टर जिसको दमा है, खास कर पांव से दरवाजे को ठेलेगा, झिरी से झांकेगा, फिर भी कोई एक श्लोक पढ़ देगा। ये आपकी सेक्शन वाइज जिस तरह के लोग एक उसमें रहते हैं, झिरी से झांकेगा फिर भी कोई श्लोक पढ़ देगा। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था, मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी। वो मिश्रा अब अकेला है, बहुत समझाया, बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बटते हैं। मुझे कंपाउंड में पीपल के नीचे मत लिटाना, परिंदे बीट करते हैं कि जीते जी तो जो भी हो, मरे को पाक रखते हैं। मैं नीचे चल के रहता हूँ, मुझे गैरेज सफा कर दो, धकेलो गाड़ी को बाहर खड़ी कर दो, उसे तो फिर भी कोई तोल कर ले जाएगा, लेकिन मुझे कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। मैं नीचे चल के रहता हूँ, चलो मुझे नीचे ले जाओ। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा जो बाहर ट्रैवल करते रहते हैं, उनको हावड़ा के अपने दिन याद आए। मैं एक हिंदुस्तानी दोस्त के घर में रहा बाहर जाकर, उनको हावड़ा के अपने दिन याद आए। मुझको अपने वॉशिंगटन के न्यू जर्सी में मिला था उनसे। पहले कालरा थे, अब डब्ल्यू देकर कुर्सी से, डब्ल्यू देकर सी से कालरा लिखते हैं। कल रात उन्हीं के घर पे काटी। घर की एक दीवार पे मट्टी का एक टेसू रखा था, एक नारियल की हुक्की और चिलम भी, और बहुत कुछ ऐसी चीजें देहात की। एक देहाती बापू की तस्वीर भी थी। भूल नहीं पाए वो हिंदुस्तान कभी। बोले बचपन में ये लेकर हम ये टेसू गुड़ मंडी पे घर घर चीरी लकड़ी मांग के लाते थे। याद नहीं आता अब लोहड़ी कौन से मंथ में आज पड़ती है। और फिर दशहरा गा के मांगना, ओ माय गॉड, मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा एंड समथिंग आई वंडर समटाइम कौन था टेसू। ये उनसे बातचीत हो रही है। फिर घूंट लिया और बोले ये टेसू तो अड़ गया आके अमेरिका में। हंसे जोर से। अच्छा, लास्ट दही बड़ा कब खाया आपने? यहाँ पे 109 स्ट्रीट में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहां पे मिलता है। सरदार है एंड यू नो 3rd जनरेशन स्पीक्स पंजाबी अब तक। शी वॉज रीगल। पीते पीते सारी रात अंग्रेजी में कल हिंदुस्तान को याद किया। हिंदुस्तान बहुत जोर से याद आया। वाह वाह, क्या बात। अब टाइम क्या है ये बताइए, ताकि मैं उस हिसाब से आपको नज़्में सुना दूं। बड़ी अच्छी बात है, आपका कविता सुनाने का मूड है आज, और हम लोगों का सुनने का मूड है। मैंने कहा आपका कविता सुनाने का मूड है और हमारा सुनने का मूड है। नहीं, 6:15 आप हो तय रहे हैं। करिए। चलिए 2 नज़्में आपको और लंबी सी सुनाते हैं, ताकि आज के हालात के साथ आपको जोड़ दें। 2 नज़्में हैं।
सेल्फ मेड। पुनिया के एक खेत में उसकी मां ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। पुनिया के एक खेत में उसकी मां ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। मजदूरों ने बारी बारी गोद में लेकर थोड़े थोड़े पैसों से कुछ शगुन दिया था। तभी से काम पे लगा हुआ है और कमाई करता है। भीख में अच्छे पैसे थे। हाथ पांव पे पट्टियां बांध के मां मंदिर के दरवाजे पर रख आती थी, बाप उठा के ले आता था। अपने दूध के पैसे रोज कमा लेता था वो। भीख मांग के बीड़ी पीना सीख लिया था। होटल पर बाहर वाले की चाय लेकर ट्रक वालों को जाकर देना, पैसे 2 पैसे की चोरी वहीं पे सीखी। ग्लास भी टूटे, दांत भी टूटे, तब जाकर सीखा था साबुन और मट्टी से बर्तन कैसे मांजे जाते हैं। हाथ सफाई बाद में सीखी। चोरी चुकारी, हाथ सफाई बाद में सीखी। चोरी चकारी तो मामूली फन थे, अब हाथ सुपारी लेता था। कानून के लंबे हाथों से वो नाखून काटते हैं। कानून के लंबे हाथों के वो नाखून काटता है। जुर्म की गंदी गलियों में उसकी 2 नालियां चलती हैं। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है, सेल्फ मेड है कहता है। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है, सेल्फ मेड है कहता है। भूल गया ये बनने में कितने लोगों के हाथ लगे हैं। पूरे एक समाज के सिस्टम ने मिलकर ये कोशिश की, तब डॉन बने हो। पूरे एक समाज के सिस्टम ने ये कोशिश। वाह। एक नज्म और सुनाई, काफी वक्त ले लिया आपका। जलसा, एक रैली इसी तरह की जहां मैं बोल रहा हूं, एक स्पीच हो रही है। एक सियासतदान कोई तकरीर कर रहा है। लोग भरे हुए हैं। उसमें एक आदमी बैठा हुआ अपने आप ही कुछ जवाब देता जा रहा है। जो कुछ सुन रहा है वो अपने मुंह में बोलता जा रहा है कुछ भी, और जवाब दे रहा है और खुद ही बोल रहा है। बहुत बड़ा जलसा लगता है, बहुत बड़ा जलसा लगता है। जीटी रोड से भी लंबी तकरीर करेगा। कितनी देर से बोल रहा है, लेकिन गोल लोग भरे जाते हैं जैसे बेकारों की मंडी लगी है। आलूओं की जब बोरियां खुलती हैं मंडी में, यूं ही लुढ़क लुढ़क कर आलू सारे गाले भर देते हैं। पिछले वर्ग के लोगों को आगे लाकर हम तांगा जोतोगे क्या हम पर, ये वो जवाब दे रहा है। और वहां से नेता की आवाज आ रही है। पिछले वर्ग के लोगों को आगे लाकर हम, अरे तांगा जोतोगे क्या हम पर, आमा छोड़ो मर्जी से आगे पीछे कर लेते हो। आपका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं, नहीं ज्यादा वक्त कहाँ, आधी सदी ही गुजरी है जब ये भाषण शुरू हुआ था। नहीं ज्यादा वक्त कहाँ, आधी सदी ही गुजरी है जब ये भाषण शुरू हुआ था। हिंदुस्तान तो गन्ना है, ये छील छील के खाते रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म न होगा। वाह। मुड़ के देखें तो हम, आवाज आ रही है, मुड़ के देखें हम अपने इतिहास को। लोगों देखा था भाई, गर्दन मचक गई थी मेरी। मुड़ के देखा था भाई, गर्दन मचक गई थी मेरी। दादा परदादा तक देखा, उससे आगे पता नहीं हम थे कि नहीं। शाहों का जिक्र तो मिलता है, बादशाहों का, शाहों का जिक्र तो मिलता है, हम लोगों का जिक्र कहाँ है, हम आम लोगों का।
नंगे बदन ही दिखते हैं शाहों के पीछे, आगे पीछे दौड़ते नंगे पांव। उससे पहले उनका शिकार हुआ करता था जंगलों में, सुना है बिक्री भी होते थे। मंच पे बैठे किस इतिहास को देख रहे हो भाई? शायद हम दोनों के दो इतिहास हैं, दो अलग अलग हैं। आपसे वादा करते हैं हम, जितनी देर इस कुर्सी पर हैं, कुर्सी से मत उठना दोस्त। भरोसा क्या है, कौन आ बैठे। वाह, कुर्सी से मत उठना दोस्त, भरोसा क्या है, कौन आ बैठे। और वसीयत में भी अपनी आखिरी ख्वाहिश लिख कर जाना, कुर्सी पर बिठला के चंदन की लकड़ी से चिता बनाए। वाह, दफन करें तो कब्र में भी कुर्सी लगवा के दफन करें। कुर्सी से मत उठना दोस्त। हंसते क्या हो, तुमको क्या मालूम कि मैं क्या सोच रहा हूं। भूख, गरीबी और बेकारी जब तक खत्म नहीं होती, हम तुम क्यों चिंता करते हो प्यारे। वाह, हमने खुद ही कुछ न किया तो तुम भी आखिर क्या कर लोगे। वाह, हमने खुद ही कुछ न किया तो तुम भी आखिर वाह, वाह, क्या कर लोगे। राज की बात तो ये है भाई, भूख लगी है, ट्रक में भर के लाए थे जो लोग तुम्हारी पार्टी के, उन लोगों ने वादा किया था 15% काट के पूरे 100 देंगे, और ऊपर से जाने दो, अब भूख लगी है यार, ये जलसा खत्म करो, ये जलसा खत्म करो भाई। वाह, वाह, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया. कवीनं आपल्या कविता स्वतः वाचून दाखवणं यासारखा आनंद दुसरा काही असू शकत नाही. मी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं गुलजारजींना विनम्र प्रणाम करतो आणि त्यांना धन्यवाद म्हणतो. तुम्हाला थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. एक समृद्ध अनुभव देणारी अशी आजची मुलाखत मराठी साहित्य रसिकांच्या मनात कायम स्मरणात राहील. यानंतर मी 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉक्टर पी डी पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं आदरणीय गुलजारजी यांचे एक विशेष तिकीट तयार करण्यात आलेलं आहे. या तिकिटाचं प्रकाशन या ठिकाणी आता होणार आहे. आदरणीय गुलजारजींवर एक आम्ही पोस्टाचं तिकीट या ठिकाणी काढलेलं आहे संयोजकांच्या वतीनं. त्याचं प्रकाशन या ठिकाणी पी डी पाटील सरांच्या हस्ते माधवीताईंच्या उपस्थितीमध्ये, उल्हासदादांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी आपण करत आहोत. गुलजारजींनी एवढी सुंदर या ठिकाणी आपल्या सर्वांना एक रसिक मेजवानी त्यांच्या कवितातून या ठिकाणी दिलेली आहे. गुलजारजींबद्दल एवढंच म्हणता येईल, त्यांची आजची मुलाखत ऐकल्यानंतर, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मी ता फलक जिसकी परवाज़ है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मी ता फलक जिसकी परवाज़ है, हम सबको जिन पर नाज है, गुलजार जी उनका नाम है, गुलजार जी उनका नाम है. या ठिकाणी अमरीश मिश्र यांनी गुलजारजींची अतिशय सुंदर मुलाखत घेतली. त्यांचाही सत्कार डॉक्टर पी डी पाटील स्वागताध्यक्ष यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. आदरणीय अरुणजी शेवते यांचंही या ठिकाणी पी डी पाटील सरांनी एक गुच्छ देऊन स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. मी पुन्हा आपल्या सर्वांना एक विनंती करतो, एवढी सुंदर या ठिकाणी गुलजारजींची मुलाखत या संमेलनामध्ये झालेली आहे. आपण सर्वांनी उभं राहून गुलजारजींसाठी एकदा टाळ्यांचा कडकडाट झाला पाहिजे. चला घोष घुमवू